नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे, बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। दरअसल सपा के आधा दर्जन नेता और सांसद आज पहुंच रहे थे बरेली। सीधे बरेली पहुंचना था। योगी की पुलिस को जानकारी मिल गई। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को नजरबंद कर लिया, किसी को हाउस अरेस्ट किया है। बताएंगे कौन कौन से वो सांसद थे समाजवादी पार्टी के जो बरेली तक पहुंच नहीं सके। वो बरेली पहुंचे नहीं, लेकिन तौकीर रजा के करीबी पर चल गया बुलडोजर। वो करीबी जो हाथ काटने की बात कर रहा था, कौन है तौकीर का वो करीबी, अभी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आपको संभल लिए चलूंगा। संभल में बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगेगा। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। संभल की एक मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था। दावा था कि मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है। वो मामला कोर्ट चला गया था। कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। क्या कहते हुए कोर्ट ने वो याचिका खारिज की आपको बताऊंगा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बुलडोजर एक्शन पर क्या बड़ी बात कही है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे हम। तिहाड़ में बेचैन डटी बाबा चैतन्यानंद का अब नया ठिकाना है तिहाड़ जेल। तिहाड़ पहुंच गए हैं। रात तिहाड़ में कटी, आपको बताऊंगा बाबा की रात तिहाड़ में कैसे कटी, करवटें बदल बदल कर। तिहाड़ में क्या क्या डिमांड कर रहा है बाबा, यह भी खुलासा करेंगे। अगली बड़ी खबर साथ ही आपको बताऊंगा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को तोहफा दिया है। चुनाव नजदीक है, कब तारीख होगी कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, कब चुनाव होने हैं, कब हो सकते हैं, यह भी आपको बताऊंगा। और पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को क्या तोहफा दिया है जो सीधे उनके खाते में आने वाला है। इससे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए का तोहफा दे चुके हैं। बताऊंगा इस बार क्या गिफ्ट है। अगली बड़ी खबर, मौत के सिरप पर बैन लग गया है। लगातार कफ सिरप की वजह से मौतों का आंकड़ा बच्चों का बढ़ रहा था। आपको बताऊंगा कहां कहां और कौन कौन से कफ सिरप पर बैन लगा है। यह सिरप पीना कितना जानलेवा है, बच्चों को पिलाना कितना जानलेवा है, दूसरे तरीके क्या हैं कफ पर काबू करने के लिए, और आखिर क्यों यह कफ सिरप जान ले रहा था। इसके बाद बात करेंगे आखिर में ट्रंप प्लान के बीच इजरायली अटैक। ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने नेतन्याहू से कह दिया है कि गाजा पर कोई बम नहीं मारेगा, और इस बीच नेतन्याहू ने बम मार दिया है। तो कौन सा वो ट्रंप का फॉर्मूला है जो हिट होगा या फ्लॉप, और आखिर क्यों नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, बताएंगे आपको। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए उससे पहले हेडलाइंस। बरेली में एक बार फिर चला बुलडोजर। हिंसा के आरोपी नफीस खान के बारात घर को तोड़ा गया। सैलानी बाजार में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। बरेली जा रहे सपा नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका। कई नेताओं को नजरबंद किया गया। चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, हर माह मिलेंगे 1,000 रुपए। विपक्ष पर भी साधा निशाना। आरजेडी राज में बिहार की हालत कीड़े लगे पेड़ जैसी। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक। बीजेपी ने 2 फेज में इलेक्शन कराने की मांग की। चैतन्यानंद के फर्जीवाड़े पर एक और बड़ा खुलासा। बाबा ने प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र बनवा रखा था। तिहाड़ जेल में पहली रात सो नहीं पाया बाबा। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर पर धमाके से 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने तेजी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। अमेरिका के गाजा शांति प्लान पर हमास ने शर्तों के साथ जताई सहमति। ट्रंप के ऐलान के बाद गाजा पर फिर बमबारी, 6 लोगों की मौत का दावा। पीओके में भारी बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई शाहबाज सरकार। 38 में से 21 मांगे मान ली। बीते 6 दिनों से जारी है प्रदर्शन। नेपाल से बिहार तक भारी बारिश से बिगड़े हालात। काठमांडू में बाढ़ में डूबी गाड़ियां। बिहार के कई हिस्सों में भी जलभराव। तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद केरल में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन कर दिया गया है। कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत का दावा, जांच जारी। जीएसटी दरों में कटौती के बाद 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नवरात्रि में लोगों ने की बंपर खरीदारी। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारी बिक्री। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल होंगे कप्तान। टीम में रोहित और कोहली की भी वापसी। पहले टेस्ट के तीसरे दिन ही भारत के हाथों हारा वेस्टइंडीज। इंडिया ने पारी और 140 रन से हराया। रविंद्र जडेजा चुने गए मैन ऑफ द मैच। कल एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। महिला वनडे विश्व कप में होगी भिड़ंत। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला।
और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बवालियों पर योगी का बुलडोजर, लेकिन सांसदों की बरेली पहुंचने की आज रेस लगी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद आज बरेली जाने पर अड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहिबुल्ला जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, हरेंद्र मलिक और इकरा हसन, ये सब जिद थी कि बरेली जाना है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया रास्ते में ही। देखिए बैठ गए हैं। पुलिस बहुत देर तक समझाती रही कि माहौल ठीक नहीं है, हालात तनावपूर्ण है, अभी सांसदों को नहीं जाने दिया जा सकता। सांसद मीडिया कैमरों के सामने बोलते रहे और इस बात पर अड़े थे कि बरेली जाना है, बरेली से रिपोर्ट लेकर अखिलेश यादव को देनी। तो सांसद बरेली नहीं पहुंचे, लेकिन बुलडोजर बरेली पहुंच गया। एक साथ 3-3, 4-4 बुलडोजर बरेली पहुंच चुके थे सांसदों के पहुंचने से पहले। आज बरेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई होनी थी, इसलिए एक के बाद एक कई बुलडोजर बरेली पहुंचे, बरेली की सड़क पर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक और सांसद, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को घर पर नजरबंद किया गया, वो भी बरेली जा रहे थे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस समझाती रही, कहती रही कि अभी सियासतदानों का बरेली जाना ठीक नहीं है, हालात खराब हो सकते हैं। तो सांसद बरेली नहीं गए, लेकिन तौकीर के करीबी के घर हथौड़ा चलने लगा। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तौकीर रजा के करीबी नफीस के घर हथौड़ा चल रहा है। ये नफीस का पैलेस है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी जाने की जिद पर अड़े थे कि बरेली जाना है। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, घर पर नजरबंद किया गया। माता प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, पुलिस वालों ने समझाया, उनके आगे हाथ भी जोड़े, तब वो जाकर माने और घर वापस गए। देखिए गाड़ी में बैठने जा रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी कि पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है, फिर वो वापस लौटे। सांसदों को पता था कि बरेली में कुछ बड़ा होने वाला है और बरेली में बुलडोजर पहुंच चुका था और बुलडोजर चलने लगा तौकीर के सबसे करीबी नफीस के पैलेस पर। मोदी जी हम लोगों को
आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं। देखिए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है। बरेली में बवाल क्या हुआ? विपक्ष में मुस्लिम हितैषी दिखने की होड़ लग गई और नेताओं में बरेली जाने की दौड़ लग गई। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुद्दा मुसलमानों का है तो अखिलेश की पार्टी तो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तो नहीं, नेताओं की पूरी फौज को उतार दिया। जनपद में आना चाहते हैं तो पहले जब वो अपनी अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति मिलने के पश्चात ही हम चाहेंगे कि वो लोग जनपद में आए, क्योंकि वहाँ पे संवेदनशीलता के मद्देनजर ये जरूरी है। अखिलेश के नेताओं में बरेली जाने की जिद क्या इसलिए है कि कैसे भी करके मुसलमानों को नाराज नहीं होने देना है? शायद इसलिए तो कांग्रेस ने इमरान मसूद और दानिश अली को भेजा, तो उधर अगले ही दिन चंद्रशेखर रावण जाने पर अड़ गए, तो आज समाजवादी पार्टी ने भी इकरा हसन, बर्क और मोहिबुल्ला समेत कई नेताओं को कूच करा दिया। मगर बरेली बवाल पर सियासत का रास्ता मंजिल तक न पहुंचा। बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। तो मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि सांसद चले जाते तो वहां माहौल और खराब हो जाता, लेकिन तैयारी क्या थी, क्यों जाना चाहते थे? सपा के करीब 14 नेता बरेली जाने वाले थे। इनमें सपा के 5 सांसद, 2 विधायक भी शामिल थे, जो बरेली में बवाल के बाद पीड़ितों के पास जा रहे थे। लेकिन योगी की पुलिस ने इन नेताओं को जाने नहीं दिया। कई नेताओं को रोक लिया तो कुछ को नजरबंद कर लिया। सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्ला को रोका गया। सपा के तीनों सांसद दिल्ली से बरेली के लिए निकले। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर इन नेताओं को रोक लिया। पुलिस से बहस करने के बाद सांसद डिवाइडर पर बैठ गए। सांसद आधे घंटे तक अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को हाउस अरेस्ट किया गया और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जब बरेली के लिए निकले, तभी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक उनके सामने खड़े हो गए। ऐसे ही घेराबंदी बरेली में भी कई नेताओं की गई। योगी की पुलिस सुबह से ही इन नेताओं के घर पहुंच गई थी। सपा के नेताओं को घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी, मगर सपा के एक सांसद ने पुलिस को चकमा दे दिया। प्रतिनिधिमंडल में आंवला से सांसद नीरज मौर्य भी थे। वो पुलिस को चकमा देकर बरेली पहुंच गए, लेकिन पकड़ लिए गए। बरेली सर्किट हाउस से सपा सांसद हिरासत में ले लिए गए। सपा नेताओं ने इसे अघोषित इमरजेंसी बताया है। हालांकि पुलिस नहीं चाहती कि बरेली में फिर से माहौल खराब हो, क्योंकि सपा नेताओं के जाने से गुस्सा भड़क सकता है। इससे पहले चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता भी रोके गए थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जब कांग्रेस के नेता इससे पहले बरेली जाने वाले थे। वो तस्वीर देखिए, इमरान मसूद को उनके घर पर नजरबंद किया गया था। पुलिस पहुंच गई थी तड़के ही और घर से उन्हें आगे निकलने नहीं दिया गया। इमरान मसूद के अलावा देखिए, कांग्रेस के नेता दानिश अली भी जाना चाहते थे। दानिश अली को भी जाने नहीं दिया गया, पुलिस ने रोक लिया। और चंद्रशेखर रावण भी जाना चाहते थे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, चंद्रशेखर रावण को भी रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया। पुलिस का कड़ा पहरा था, वो भी घर से बाहर कदम नहीं रख सके। तो सपा सांसद जो नहीं जा सके, वो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इकरा हसन कैराना से सपा की सांसद हैं। वो कह रही हैं यूपी में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सरकार डर के कारण हमें रोक रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका दोष क्या है, बेगुनाह लोग जेल में क्यों रहेंगे, सबूत है तो पेश करें। सपा सांसद मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक कह रहे हैं आप किस कानून के तहत हमें जाने से रोक रहे हैं। नेता विपक्ष कह रहे हैं माता प्रसाद पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ दी है। चंद्रशेखर रावण ने कहा मुसलमानों के साथ गलत नहीं हुआ तो मुझे क्यों रोका गया है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करने में लगी है। इमरान मसूद का कहना है मुसलमान पर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चला रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, इनका नाम है जहां जैब सरवाल। ये कह रहे हैं किसी को धमकाने का योगी को अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता ने इस्तीफे की धमकी दी है। ये बीजेपी के जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं।
अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सके। न प्रदेश से लेना देना, न देश से लेना देना, न समाज से कोई लेना देना है, न सामाजिक समरसता में उनकी कोई निष्ठा और भावना है। उनकी भावना सिर्फ वोट बैंक उनका मजबूत कैसे हो, कट्टरपंथा के आधार पर वोट बैंक उनका संरक्षित सुरक्षित रहे, मुस्लिम मतदाता उनके साथ कैसे मजबूती से जुड़ा रहे, इसी के लिए सारे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो, हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। ये ऐसा है कि बरेली का माहौल इन्हीं लोगों ने खराब किया है। बरेली में जिस तरह दंगे करने की कोशिश की गई और पुलिस ने रोक लिया और अब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती है तो इन लोगों को दर्द होने लगता है। पूछो लोग रहेंगे नहीं, देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। आप कब जाएंगे? आप अब जब ये लोग खिसके तब जाएं। किसी विशेष समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाना नहीं है होना चाहिए, बल्कि इस बात की शपथ ली जाती है कि हम देश की एकता अखंडता के लिए सच्ची श्रद्धा से काम करेंगे। लेकिन सरकार अपने उस हलफ से, उस शपथ से पीछे हट रही है। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहां पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। बरेली में देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी कार्रवाई हुई, एक बड़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल डाले। बवाल में अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाला भी पकड़ लिया गया है। योगी की पुलिस ने फैजान सकलेनी को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने भड़काने वाले मुनीर इदरीस को दबोच लिया है, लेकिन 10 एफआईआर में 2000 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। ऐसे में तौकीर के करीबियों और समर्थकों की तलाश तेज है। ऐसे 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। मोबाइल के जरिए आरोपियों की लोकेशन पता की जा रही है, ताकि ये कहां हैं, कहां गए, कहां छिपे, इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वालों भी पुलिस के रडार पर है। साइबर टीम 117 सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक तौकीर की पार्टी वाले बवाल में शामिल थे। फोटो वीडियो के जरिए बवाल करने वालों की पहचान हो रही है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, अब जो तौकीर के करीबी हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया गया, तौकीर के जो करीबी हैं उन पर एक्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये तौकीर रजा के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है नफीस। नफीस तौकीर के बहुत करीबी हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। नफीस वही है जो कह रहे थे हाथ काट दूंगा। इनका वीडियो सामने आया था, सुनिए। हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा। अरे मैंने इंस्पेक्टरों को आप गाड़ी बच देंगे आप। मैंने हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा। तो नफीस कह रहे थे हाथ काट दूंगा। तौकीर के करीबी थे। बरेली में बवाल के भी आरोपी हैं। नफीस की गिरफ्तारी हुई। न सिर्फ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तौकीर के साथ जेल भेज दिया है, बल्कि नफीस के पैलेस, बारात घर है नफीस का, इस पैलेस पर आज बुलडोजर पहुंच गया। यहां शादियां होती हैं। इस तरह की बहुत सी संपत्तियां तौकीर के करीबियों की हैं, जिसमें बारात घर, मैरिज हॉल और इस तरह के लॉन्च शामिल हैं। और आज बुलडोजर पहुंचा है। ये नफीस के पैलेस का गेट है, जिस पर आज बुलडोजर चला। दावा यह है कि अवैध निर्माण था और बुलडोजर से कार्रवाई हुई। और
नफीस पर आखिर क्यों बुलडोजर चला आपको बताऊं और कैसे एक्शन हुआ। ये बरेली में आज 2 जगहों पर बुलडोजर गरजा है। तौकीर के करीबी नफीस का बारात घर जमींदोज हुआ है और बरेली के जखीरा बाजार इलाके में कार्रवाई हुई है। दूसरा, बरेली के सैलानी बाजार में अतिक्रमण तोड़ा गया। हालांकि इस कार्रवाई का सीधा बवाल से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं। केला थाना के जखीरा बाजार में नफीस का बारात घर था। बुलडोजर ने नफीस खान की अवैध संपत्तियां धराशायी की। मौलाना तौकीर रजा का करीबी और राजदार है नफीस, जो तौकीर रजा के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नफीस और उसके बेटे फरहान पर भड़काने का आरोप है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए भड़काकर भीड़ जुटाई। इतना ही नहीं, प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप है इस पर। मौलाना तौकीर के बाकी करीबियों पर भी शिकंजा कसा है। आईएमसी के फरत खान का 3 मंजिला मकान सील किया जाएगा। बीडीए बड़े प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का फरत पर आरोप है। दावा है कि बवाल के बाद फरत के मकान में ही तौकीर रुके थे। दशहरे से पहले 100 अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं, जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्शन के बाद सुनिए जरा बरेली की पुलिस क्या कह रही है। जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट है और समय समय पर जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जहाँ जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होती है तो बताया जाता है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहती है। हाँ, ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस खान है, ये प्रॉपर्टी उसकी है और जैसा कि हमें सूचित हुआ था और इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा दृष्टि से। इसी तरह नफीस के यहां बुलडोजर चल गया, लेकिन बुलडोजर पहुंचा था संभल भी। लेकिन संभल मस्जिद पर जो बुलडोजर चल रहा था, पहुंचा था, उस पर संभल मस्जिद कमेटी के लोग खुद हथौड़ा चलाने लगे। ये मामला कल कोर्ट गया था, मैंने आपको बताया था। कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। आज भी हथौड़ा चल रहा था। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में मामले पर अर्जेंट बेंच बैठी। छुट्टी के बावजूद ध्वस्तीकरण पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को अंतिम विकल्प माना था। मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन कोर्ट से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली। तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप है। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा डीएम से कि 4 दिन की हमें मोहलत दीजिए। इसके बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़नी शुरू कर दी। संभल की गौसुलबरा मस्जिद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है और 550 वर्ग फीट की मस्जिद का 10 साल पहले निर्माण किया गया था। गांव के ही मिंजार हुसैन ने इसका निर्माण करवाया था। अवैध अतिक्रमण को लेकर सर्वे में इसे अवैध बताया गया। मस्जिद और मैरिज हॉल के सरकारी जमीन पर बने होने की बात की गई। मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए और इसके बाद मैरिज हॉल को फिलहाल गिरा दिया गया है। फिर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, अर्जेंट याचिका लगाई वहां जाकर, लेकिन वहां याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। इस बीच एक और खबर आई कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं बरेली में बुलडोजर चल रहा है और संभल में बुलडोजर चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश आज थे मॉरिशस में। मॉरिशस में उन्होंने एक बात कही। मॉरिशस में उन्होंने कहा कि देश में जो बुलडोजर चल रहा है, यह बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है। यह फैसला बहुत पहले दिया गया था कोर्ट से, उस बात को आज उन्होंने दोहराया मॉरिशस में। बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बयान आया। सीजेआई बोले बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। दरअसल सीजेआई बीआर गवई मॉरिशस के दौरे पर हैं। वो सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने मॉरिशस की धरती से बुलडोजर पर बड़ी बात की। विदेशी धरती से भारत में कानून के शासन की बात कही। कहा भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के शासन से चलती है। सीजेआई बोले इस व्यवस्था में बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सरकार एक साथ जज, जूरी, जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यक्रम में बोल रहे थे, तब मॉरिशस के राष्ट्रपति, पीएम और मुख्य न्यायाधीश वहां मौजूद थे। दिग्गजों की मौजूदगी में सीजेआई ने बुलडोजर एक्शन की बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
के हालिया फैसलों पर ध्यान दिलाया। 2024 में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया। सिर्फ आरोप होने पर जल्दबाजी में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। गाइडलाइन तोड़ने वाले अफसर से खर्च और मुआवजा लिया जाएगा। यूपी समेत कई सरकारों को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस वक्त 24 सितंबर को भी सीजेआई गवाई ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। कहा था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश से बेहद संतुष्टि मिली। एक सदस्य के अपराधी होने का दंड पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं, यह सीजेआई ने कहा था। और एक बड़ी बात आपको बताऊं, योगी के राइट हैंड पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, दरअसल उन्होंने किताब लिखी और यह जो किताब है इसका नाम है द इन्फोर्सर। यह किताब आ गई है मार्केट में। वो आज स्टूडियो आए, उनसे बात की। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक तरफा एक्शन होता है, एक समुदाय पर एक्शन होता है। तो सुनिए जरा योगी के राइट हैंड प्रशांत कुमार ने क्या कहा इस पर। जो विरोधी कहते हैं, अखिलेश यादव के मुंह से सुना गया, दूसरे लोगों के मुंह से, कि जब दंगाई मुसलमान है या पत्थर चलाने वाला मुसलमान है तो सीधे गोली चलती है। संभल और बहराइच उसके उदाहरण। इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये जो राजनीतिक विरोधी ये आरोप लगाते हैं। आप किसी भी उन्मादी भीड़ को वायलेंस करने की छूट नहीं दे सकते। कब ये डिसाइड करते हैं कि अब टाइम है गोली चलाने नहीं, अब जैसे सीएनआरसी में हुआ, लोगों को समझाया गया, बताया गया, सभी लोग मान गए। बस कुछ जगहों पे जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग रहते हैं वो आगजनी शुरू करेंगे। तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होने दे सकते। वहाँ पे आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ये डिसाइड किया जाता है कि अब ये मौका आ गया है। वो संभल हो, सीएनआरसी हो, सभी जगह फिर मैं वही कहूँगा कि बड़ी हाई लेवल इंक्वायरीज होती है और बड़ी ग्रिलिंग होती है। उसमें एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ओवैसी कह रहे हैं ज्यादातर मुसलमानों का ही एनकाउंटर होता है, इसे कैसे काउंटर करते हैं? ये थ्योरी पूरी तरीके से फ्लैट, ये आरोप सरासर गलत है। और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ये चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पे सभी आंकड़े मौजूद हैं, ऐसा नहीं। क्या कम्युनल दंगे पुरानी सरकारें करवाती थी? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थी, आम थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एनसीआरबी होती है उसका डाटा आपको बताएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकारें चाहें तो अपराध भी कम हो सकता है, दंगे भी कम हो सकते हैं, महिला अपराध भी कम हो सकता है, माफिया भी खत्म किया जा सकता है? जरूर, अवश्य। इसके लिए पुलिस नहीं, सरकार जिम्मेदार है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे अधिकारी भी रहते हैं जो परफॉर्म करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज फिर एनकाउंटर हुए। मेरठ में लाइव मर्डर के आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। हत्या का खौफ फैलाने के लिए इसने वीडियो वायरल किया। योगी की पुलिस को चुनौती देने वाला पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। पुलिस के कंधों पर आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी जुल कमर फिर वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों पर गोली लगी। आरोपी के पास से पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद हुए। इसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग कर आदिल की हत्या की थी। अगली तस्वीर देखिए। मुजफ्फरनगर में एक हफ्ते में दूसरी बार मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के दौरान 1 लाख रुपए का बदमाश इनामी जो था वो ढेर हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से 20 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने हथियारों के साथ लूट का सोना और चांदी बरामद किया। बदमाशों की फायरिंग में दरोगा और पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुए। पुलिस ने जंगल में आरोपी मेहताब उर्फ गलकटा को घेर लिया। सरेंडर की अपील करने पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। अगली तस्वीर बुलंदशहर की। बुलंदशहर में हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। कचहरी के बाहर कोर्ट मैरिज करने पहुंचे शख्स को गोली मारी गई थी। 3 दिन बाद आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अब सवाल एक यह है कि योगी राज में एनकाउंटर होते हैं। यह सवाल पूर्व डीजीपी से मैंने पूछा कि बहुत से लोग एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, क्या एनकाउंटर फेक है, क्या एनकाउंटर पकड़ कर किए जाते हैं? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या सीधे ठोको? नो, ये बहुत सारे ऐसे 360 डिग्री चेंजेस पुलिस विभाग में किए गए और अपराध और अपराधियों की किसी भी तरीके से मदद न किए जाने का दृढ़ संकल्प सरकार के द्वारा लिया गया और ये फ्रीडम अपनी टीम को दी गई। पिछले 1.5 साल में ही
1 लाख से ज्यादा लोगों को सजा दिलाई गई थी। क्या योगी जी के साथ बातचीत में, बैठक में आप बैठते हैं, कभी एनकाउंटर पर उसमें बात होती है? क्या योगी जी कहते हैं बवाल निपटाओ, खत्म करो? नहीं, इस तरह की कोई बात। देखिए, कोई भी जवाबदेह और संवैधानिक जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो कि गलत हो कानूनी तरीके से और नियमतः गलत हो। 2017 से अब तक लगभग 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। क्या ये सब रियल है या इसमें फेक भी? आज के ज़माने में जहां इतनी ट्रांसपेरेंसी है और मीडिया का इतना रीच है, ब्लेटेंटली गलत करके मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ सर्वाइव कर सकता है। सर, विरोधी कहते हैं सबको पकड़ कर मारा जाता है, एनकाउंटर फेक होते हैं। आप सुनते होंगे पुराने मुख्यमंत्रियों को भी। हमने कहा अगर कोई ये कहता है, किसी के पास जब गवाहियाँ होती हैं, जब जांच होती है, चाहे वो ऑनरेबल जस्टिस करें या मजिस्ट्रेट करें, उनके पास थी तो वो बजाते उसकी पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है, तो वहां कोई क्यों नहीं जाता? सर, ये ऑपरेशन लंगड़ा क्या है? 9,467 लोगों के पांव में ही गोली लगी। ये यूपी पुलिस की सारी गोली पैर में ही क्यों लगती है? सारे सीन एक जैसे हैं, कंधे पर एक आदमी लदा हुआ है और सारी पिक्चराइजेशन एक जैसी होती है। देखिए, आप वैसे देखें तो 2000 से ज्यादा पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 18-20 पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि आप केवल शिकारी के दृष्टिकोण से चीजों को कहते हैं, अगर शेर भी ये बात कहे जिसका शिकार हुआ तब आप मानिए। बड़े एनकाउंटर जो होते हैं उसकी जानकारी योगी जी को होती है, दी जाती है? नहीं, देखिए, जो स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर पुलिस इंगेजमेंट्स होते हैं, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित हैं। इसमें PUCL गाइडलाइंस को फॉलो किया था। उन सभी चीज़ों की मैजिस्ट्रियल जांचें होती हैं, उस जांच के दौरान लोगों के गवाह होते हैं। सर, असद का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव ने कहा फेक एनकाउंटर था, उठाकर ठोक दिया। भाई, असद ने प्रयागराज में जिस तरीके से हत्या की थी उसके बारे में तो कोई नहीं कहता कि साहब वो कैसे बम फेंक रहे थे, किस तरह से जघन्य हत्या की। सर, अब तक सर कितने एनकाउंटर किए आपने? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा 300 एनकाउंटर। सर, ये आपको लग रहा है इससे कम है? मुझे नहीं लगता कि ये आपको लग रहा है? मैं स्वयं रहा हूं, ऐसे इसकी संख्या इतनी नहीं। इतनी नहीं, 300 ज्यादा है। विरोधी प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं क्योंकि प्रशांत जी सीधे ठोको नीति पर चलते थे इसलिए योगी जी के फेवरेट थे। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप अगर किसी से ये पूछिए कि ये वही उत्तर प्रदेश है जो पिछले 8 साल में यहाँ किसी भी तरह के कम्युनल दंगे नहीं हुए, तो क्या ये चांस है? एक तस्वीर सर, अब शुरू में जब योगी जी आए संभाला, उस वक्त एक तस्वीर यूपी पुलिस की बहुत वायरल हुई। शायद एनकाउंटर चल रहा था, गोलियां नहीं चल रही थी पुलिस वालों से, तो मुंह से धाएं धाएं करके आवाज निकाल रहे थे। देखिए, ये इस तरह के रोग एलिमेंट सभी जगह होते हैं। हाँ। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस वाले भी समाज के ही अंग हैं। हाँ। कोई विदेशों से तो आता नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी विदेशी लोगों को रिक्रूट कर ले रहे हैं। तो ऐसे तत्व सभी जगह हैं और सभी विभागों में हैं। और अब बात माफियाओं की। अतीक रहे नहीं, मुख्तार रहे नहीं, लेकिन उनकी जो संपत्ति है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अतीक के सुपुत्र को आप देख रहे हैं, अली को। अली जेल में थे, उनका जेल शिफ्ट किया गया, उन्हें झांसी जेल भेजा गया। तो सबसे पहले आपको सुनवाऊं, सुनिए अली को जब जेल शिफ्ट किया जा रहा था वो क्या कह रहे थे। निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और बोलना कहेंगे। बताइए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया है। जेल में तो खतरा है नहीं है, तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में? क्या रास्ते में कोई दिक्कत? आप बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं जो हूँ
हूँ, लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेंगे। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा भैया, कंपनी के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता। तो ये आप अतीक के बेटे को सुन रहे थे। दूसरी तस्वीर में आपको मुख्तार की दिखाऊं। मुख्तार ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था अवैध, वो जमीन खाली करवाई गई और उसके बाद देखिए उस जमीन पर आशियाना बन गया है। सरकार ने घर बना दिए हैं, घरों का निर्माण कर दिया और ये घर अब गरीबों को दिए जाएंगे। देखिए जरा, जो घर तैयार हुए हैं वो आप पीछे देख रहे हैं। माफिया की जमीन पर बने घर गरीबों को मिलेंगे। मुख्तार अंसारी के कब्जे से जमीन छुड़ाई गई, इस पर घर बना। योगी सरकार ने लखनऊ में बनवाई बहुमंजिला इमारत। आज से इन फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मतलब आप अगर फ्लैट लेना चाहें तो आवेदन दे सकते हैं। फ्लैट्स की कीमत 9 से 9.5 लाख रुपए के करीब है। डॉलीबाग इलाके में ऐसे 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन 2 BHK फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाएं हैं। फ्लैट में 2 कमरे, 1 बाथरूम, पेंट्री और बालकनी। लखनऊ के डॉलीबाग इलाके में मुख्तार ने कब्जा किया था। अवैध कब्जे से 2314 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। यहां LDA ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की, जहां ग्राउंड +3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में फ्लैट बनाए गए। 4 मंजिला इमारत में फ्लैट का एरिया 360 स्क्वायर फीट है और फ्लैट पाने के लिए आवेदन लॉटरी सिस्टम के जरिए होगा। फ्लैट उन्हीं को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख से कम है। पिछले साल माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई थी। माफिया मुख्तार के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे और 2017 से योगी सरकार माफियाओं पर एक्शन ले रही है। करीब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई या फिर बुलडोजर चलाया उस पर। और हमारे साथ जब प्रशांत कुमार साहब थे तो उनसे सवाल पूछा गया इनकी मौत पर भी, चाहे वो मुख्तार की मौत हो या अतीक की हो या फिर विकास दुबे की हो। सुनिए जरा योगी के करीबी राइट हैंड प्रशांत कुमार इनकी मौत पर क्या कह रहे हैं। 15 अप्रैल 2023 की रात बड़ा सुरक्षा घेरा, यूपी पुलिस जिससे अपराधी भी कांपते हैं, उसी पुलिस की मौजूदगी में 3 लड़के आते हैं, डॉन अतीक को ठोकते हैं 5-6 लाख की जिगाना पिस्टल के साथ। विरोधी कहते हैं अतीक अशरफ को प्लान करके मरवाया गया। वो आए थे तो एक प्रेस की आईडी लेके आए थे, उनके पास कैमरा भी था। वो जब मृतकों को रोका गया कि आप प्रेस से ना इंटरेक्ट करें, तो वो खुद वहाँ गए। पुलिस उनके साथ मौजूद थी। वहाँ सडनली ये घटना हुई। हमारे वहाँ जो भी लोग थे वैसी परिस्थिति में उनको पिन डाउन किया और उनको वेपन के साथ पकड़ा। बस इसी बात पर विरोधी कहते हैं कि यूपी पुलिस जो धड़ाम से गोली चलाती है और ठोक देती है, वो अतीक के हमलावरों पर न गोली चला रही थी, सिर्फ देख रही थी। इस पर कैसे रिएक्ट कर? हाँ, अगर पुलिस मार देती तो भी आरोप लगते कि मार ये दिया। बड़ा स्क्रिप्टेड हिस्ट्री थी, अब तो सब कुछ खत्म। तुम उसको मारो हम तुम्हें मारें, बात खत्म। अतीक की पत्नी ने सर हमले से पहले चिट्ठी लिखी थी। लिखा था पुलिस रिमांड में हत्या की साजिश रची जा रही है। पुलिस के बड़े बड़े अफसर इस साजिश में शामिल हैं। वो रिमांड के बहाने जेल से अतीक और अशरफ को बाहर निकलवाएंगे और फिर उनका मर्डर करा देंगे। शाइस्ता को ये सब पहले से कैसे पता था? देखिए, ये वही अपराधी हैं जो 40 साल से इस सिस्टम को धोखा दे रहे थे। अपने आप में एक लर्निंग है जो किसी भी पुलिस अफसर के लाइफ में शायद ऐसी घटना कभी कभी होती है, वंस इन अ लाइफ टाइम की घटना है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या आप ये कह रहे हैं सिस्टम के अंदर से चीजें लीक होती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी स्क्रिप्टेड स्टोरी रहती है, लेकिन पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई की, उसमें उसकी गिरफ्तारी की और चार्जशीट लगाई।
क्या आज तक ये पता चला कि उन्होंने इन अतीक अशरफ की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? अचानक फेमस होने की जो एक ये थी, और इस थ्योरी को भी जरूर विवेचक ने कंसीडर किया होगा। क्या सर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि अतीक की मौत के 1 साल बाद मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो जाती है? 21 मार्च को मऊ अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लेटर में मुख्तार अंसारी खुद लिख रहा है 21 तारीख को। 19 मार्च की रात को जेल प्रशासन ने मुझे खाने में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। इससे पहले भी 2 बार बांदा जेल में ही मुझे जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। और 28 मार्च को मुख्तार की मौत हो जाती है। एक तो पहली चीज कि वो पुलिस हिरासत में नहीं था जी, वो न्यायिक हिरासत में था, वो जेल में था, पुलिस से कोई मतलब नहीं। तो जेल की जो पुलिस होती है वो इंटायरली डिफरेंट, वो विभाग ही अलग है, उसका पुलिस से कोई लेना देना। दूसरा, उसके रिक्वेस्ट पे उनको करीब 60-70 बार अस्पताल ले जाया गया, चेकअप कराया गया। सभी चीज़ें वीडियो उसके मौजूद हैं, क्योंकि इस जो आरोप थे उसके हिसाब से सबको ये मुतमईन किया गया था कि सभी व्यवस्थाएं ऐसी की जाएं जिससे कि किसी को डाउट ना। लेकिन भाई अफजाल अंसारी ने कहा उन्हें मिलने नहीं दिया गया, 19 मार्च की रात को खाने में जहर दिया गया। देखिए, ये तो अब उसकी फॉरेंसिक जांचिंग हुई है और लैब से रिपोर्ट आई है। अब फॉरेंसिक जो डॉक्टर होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं उन पे भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं। और उसके बाद से जो मृत्यु का स्पष्ट कारण है वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खुद पैनल ऑफ डॉक्टर्स वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम हुआ था। सर, हम विकास दुबे की बात करते हैं। क्या पहले एक अपराधी इतना बड़ा और ताकतवर कैसे हो जाता है? उसको इतनी ताकत कहां से मिलती है कि वो न सिर्फ AK-47 रखता है बल्कि वो 8 पुलिस वालों की भी हत्या कर देता है? ये तो सिस्टम का फेलियर है, ये तो शासन की इच्छा शक्ति का अभाव है। उस व्यक्ति ने 2001 में एक दर्जा प्राप्त मंत्री की थाने में हत्या कर दी और उसके बाद भी बच गया। कस्टडी में जो विकास दुबे था, और अचानक ये होता है कि बैरिकेडिंग बंद होती है, टोल बूथ पर मीडिया कैमरे रोके जाते हैं और उसके बाद आगे गाड़ी पलट जाती है। नहीं, देखिए, ये एक राइटर का पर्सपेक्टिव हो सकता है जी। दिस नॉट माई ऑटोबायोग्राफी, ये तो किसी व्यक्ति ने लिखा है, उन्होंने सभी प्रोज एंड कॉन्स दिए। ये नहीं हो सकता कि आप कोई किसी पे किताब लिखिए और केवल उसी के बारे में प्रशंसा। आप इस लाइन से सहमत हैं या नहीं जो लिखा? नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, उस दिन तो सर इत्तेफाकन हुआ कि फॉलो कर रही थी, मीडिया को भी पता था और अचानक टोल बूथ बंद होता है और गाड़ी पलटती है। जब विशाल यादव की गिरफ्तारी हुई थी वो भी लाइव टेलीकास्ट हुआ था, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। या अतीक अहमद भी गुजरात से 2-3 बार यहाँ लाए गए, ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई। उसके बावजूद भी अगर कोई इसका कॉन्ट्ररी व्यू रखता है तो इसके बारे में तो बड़ा मतलब कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि उचित। प्रशांत कुमार जी की किताब द इन्फोर्सर में इसी तरह की सारी कहानियां आपको मिलेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, तिहाड़ में बेचैन डर्टी बाबा। बाबा तिहाड़ जेल पहुंच गया, रिमांड पूरी हुई, रिमांड के बाद बाबा को जेल में शिफ्ट किया गया, रात जेल में ही कटी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन बाबा के बड़े बड़े कारनामे देखिए। बाबा ने बहुत से फेक तस्वीरें बनवा रखी थी। ये देखिए, बाबा रामदेव के साथ तस्वीर, योगी के साथ तस्वीर, सिद्धारमैया के साथ तस्वीर, सीएम के साथ इस तरह की फर्जी तस्वीरें बनवाई थी लोगों को गुमराह करने के लिए। यह था मकसद, लोगों को गुमराह करे कि वो कितना बड़ा, कितना हाई प्रोफाइल शख्स है। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए, बाकायदा पीएमओ के कार्ड्स भी बनवा रखे थे। यानी पीएमओ के, ये आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग के भी इस तरह के कार्ड बाबा ने बनवाए थे। अब रातें तिहाड़ में कट रही हैं और बाबा की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐशोआराम की जिंदगी काटने वाला बाबा तिहाड़ में बेहद परेशान है। तिहाड़ जेल में बाबा चैतन्यानंद की पहली रात बेहद टेंशन में गुजरी। अय्याज बाबा तिहाड़ में न ठीक से खा पा रहा है और न ही सो पा रहा है। बाबा का कच्चा चिट्ठा हर दिन खुल रहा है। डर्टी बाबा को जेल मैनुअल पसंद नहीं आ रहा। बाबा पूरी कोशिश में है कि जेल में भी उसे ऐशो आराम मिल जाए। और आइए अब आपको बताऊं बाबा की रात जेल में कैसे कट रही है। बाबा आखिर क्या कर रहा है जेल के अंदर। बाबा का नया ठिकाना तिहाड़ है।
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती तिहाड़ के 4 नंबर जेल में है। रिमांड खत्म होने के बाद उसे तिहाड़ शिफ्ट किया गया। बाबा को तिहाड़ के 4 नंबर मुलायजा जेल में रखा गया है। नए अपराधियों को इस जेल में रखा जाता है। कल शाम को बाबा चैतन्यानंद जेल लाया गया। इसके बाद उसे जेल मैनुअल के हिसाब से रात को खाना दिया गया। चैतन्यानंद को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने जेल का खाना नहीं खाया। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला बाबा जेल में बहुत परेशान है। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जेल में डर्टी बाबा को नींद नहीं आई। रात में वो कई बार उठ कर बैठ जाता है। पुलिस कस्टडी में बाबा फल की डिमांड करता है, लेकिन तिहाड़ जेल में मैनुअल का पालन कर रहा होगा। डर्टी बाबा को जेल मैनुअल पसंद नहीं आ रहा है। जेल में क्या रूटीन है बाबा का? सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, कैदियों की तरह उठना होता है। फिर सभी कैदियों को हाजिरी लगानी होती है। नाश्ते में चाय, ब्रेड और दलिया मिल रहा है बाबा को। 8 से 12 के बीच कैदियों को अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। जेल में की फैक्ट्रियां, बेकरी, बागवानी शामिल है। लेकिन संभव है जो अभी इस तरह से अरेस्ट होकर न्यायिक हिरासत में हो, उसे काम नहीं करना पड़ता। दोपहर 12 से 4 के बीच कैदियों को लंच परोसा जाता है, जिसमें दाल, सब्जी और रोटी शामिल है। फिर कैदियों को कुछ देर आराम का वक्त भी मिलता है। साथ ही दोपहर की शिफ्ट के काम करने होते हैं। 4 से 9 का जो वक्त होता है, शाम 4 से रात 9, कैदियों को चाय और बिस्किट दिया जाता है। इस बीच इसके बाद रात का खाना दे दिया जाता है। रात के खाने के बाद कैदी बैरक जाते हैं और इस दौरान वो टीवी देख सकते हैं। रात 10 बजे के वक्त, उससे पहले रात 9 बजे टीवी बंद हो जाता है। 10 बजे तक सभी कैदी सोने चले जाते हैं। बाबा का फिक्स रूटीन चल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बाबा का एक पुराना छात्र है जो बाबा पर बड़ा खुलासा कर रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। में अगर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ड्यूएट कॉलेज है तो उसमें दोनों को बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बट वहां उनके साथ क्या होता था, फीमेल्स को प्रेफरेंस देना, लालच देना, उनको लुभावनी चीजें देना, सो दैट वो उनके कहने पे है। तो उनके कारनामे पहले सुने हुए थे, मैंने आस पड़ोस से भी मैंने सुने हुए थे, जो लोग वहां पे काफी टाइम से रह रहे थे। तो फीमेल मेरी बात, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, चाहे वो मेरे बैच के हो या जूनियर हो, उनके साथ कुछ ना गतिविधियां ऐसी होती रहती थी। उनको किसी भी तरीके से उनको इनवाइट करना, उनको प्रेफरेंस देना, क्लास का लीडर बना देना, या फिर उनको एक अथॉरिटी दे देना कि आप क्लास में चाहो तो नाम ज्वाइन करो। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती जो फीमेल्स पे बेसिकली दी जाती थी। देखिए, भावना तो मेरे बैच के टाइम पे भी थी। उनके साथ और स्टाफ थी, गीतांजलि करके, और ये जो 2 हैं वो मेरे बाद आई। भावना की सिस्टर है। सो इनका रोल, जो भी फीमेल स्टाफ होता था, उनको अलग तरह की अथॉरिटी जाती थी। ये मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोला, उनको हर एक चीज में अलग तरह की अथॉरिटी दी जाती थी, एक्सेस दिया जाता था हर एक चीज। उस बेसिस पे वो स्वामी जी के कहने पे काम करते थे। जो भी स्वामी जी को गाइड करते थे, जिस तरीके से गाइड करते थे, वो लड़कियां या फीमेल स्टाफ उन बच्चों के साथ वैसे बिहेव करके और उनको मोटिवेट करके स्वामी जी के पास ले जाने के लिए काम करती थी। उनका मेन रोल यही। तो सोचिए, बाबा के आसपास जितने लोग हैं वो सब बाबा के कारनामे जान रहे हैं, लेकिन खुलासा देर से हुआ। बाबा का रसूख और ताकत इतनी कि लोग बोलने से डरते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है मोदी का बिहार को तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को कृपया करकमलों द्वारा अपने डिजिटली ये सारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन व समर्पित करते हुए देश को ये सौगात सभी देशवासियों को और विशेष रूप से बिहार के युवाओं को समर्पित करने की कृपा। डीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं को क्या तोहफा दिया है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले पिटारा खुला है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए तोहफों की झड़ी लगाई है। बिहार के छात्रों और युवाओं को बम्पर तोहफा दिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नए प्लान का उद्घाटन किया। पीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों को 4 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा और इस योजना के तहत 3,92,000 छात्र पहले से लाभ उठा रहे हैं। 4,000 से अधिक नव नियुक्त उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र भी दिया गया। मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति राशि इसका नाम है और इसके तहत 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई। बेरोजगारों को हर महीने 1,000 रुपए की राशि भी दी गई। 5 लाख ग्रेजुएट नौजवानों को 2 साल तक 1,000 की राशि मिलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। इससे पहले
पीएम मोदी ने 10,000 रुपए बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में जारी किए और अब युवाओं को 1,000 रुपए ठीक चुनाव से पहले। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। आज इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो मां बाप के लिए बहुत परेशानी का सबब बनी हुई है और खतरनाक भी है। मौत के सिरप पर बैन लग गया है। पिछले 2 दिन से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कि मासूम बच्चों की मौत हो गई। दावा किया गया सिरप पीने से मौत हुई है। यह छिंदवाड़ा में एक बच्ची की मौत हो गई। दावा किया गया कि सिरप पीने से मौत हुई। अगली तस्वीर देखिए, राजस्थान से आई है। राजस्थान में बच्चे अस्पताल पहुंच गए। सीकर की तस्वीर है। 2 बच्चों की तबीयत यहां खराब हो गई सीकर में। और ऐसी स्थिति में हुआ क्या, लोगों में गुस्सा है। राजस्थान की तस्वीर देखिए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। बंद करो, बंद करो, आप क्रिमिनल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्रिमिनल है, बच्चों की अब देखिए कहां कहां कफ सिरप कई राज्यों में बैन कर दिया गया है। एक खास कफ सिरप है जिस पर बैन लगा है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में इस पर बैन लगाया गया है। और आखिर इन कफ सिरप में क्या कमी पाई गई जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है, देखिए जरा। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 27 दिन में 10 बच्चों की मौत का दावा है। पहला मामला 24 अगस्त को सामने आया। पहली मौत 7 सितंबर को हुई और इसके बाद 15 दिन में एक कर 6 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल रिपोर्ट में बताया गया। आरोप लगा कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पीने की वजह से मौत हुई है। इसके साथ ही एक और कफ सिरप भी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर ने हिमाचल, तमिलनाडु को पत्र लिखा और इस पर तमिलनाडु सरकार ने तुरंत कफ सिरप की जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में सिरप में जहर मिला। इसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया। तमिलनाडु में इसके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश और केरल राज्य ने भी इस पर बैन लगा दिया है। अब इस सिरप को इस्तेमाल करने पर 3 राज्यों में बैन है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मौत के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण शुरू किया। इन कंपनियों में कफ सिरप और एंटीबायोटिक दवाओं के प्लांट शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। वहीं राजस्थान ने भी 2 बच्चों की मौत के बाद एक्शन लिया। जिस सिरप से मौत के आरोप लगे उसकी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में बिकने वाली केसेंस फार्मा की 19 दवाओं पर रोक लगाया है और इसके साथ ही राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया है। इससे पहले राजाराम शर्मा ने कंपनी को जांच में क्लीन चिट दे दी थी। फिलहाल कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर जांच लगातार जारी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़ित क्या कह रहा है। ये न्यूज में देखे बच्चों का नाम आ रहा था, ये किडनी इन्फेक्शन से उनकी मौत हो रही थी, उनके नाम आ रहे थे। तो हमने देखा कि हमारा बच्चा सबसे पहले ख़त्म हुआ है 2 तारीख को, तो उसका नाम नहीं आया था जी। इसके बाद हम सरकारी अस्पताल गए। यहाँ पे आई थी आशा कार्यकर्ता, उनने पंचनामा बनाए, लिख के ले गए, लेकिन ऊपर की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हमारा एक ही बेटा था, एक लौता था, हमारे आगे पीछे तब कुछ भी नहीं है। हम क्या करें, हमको इंसाफ चाहिए, बस यही सरकार से यही विनती है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ये दवा से जो
मौतें मानी जा रही हैं। और आइए आपको बताऊं कितना खतरनाक था यह सिरप और इसमें आखिर ऐसा क्या मिला है। तमिलनाडु में जांच के दौरान कोल्ड ड्रिफ्ट में 48% डाई एथिलॉन ग्लाइकॉल मिला है। यह एक तरह का जहर होता है जो कि कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेंट, ब्रेक में डाले जाने वाले ऑयल और प्लास्टिक में होता है। यह रंगहीन होता है, इसलिए सिरप की मिलावट में इस्तेमाल होता है। सिरप जैसा होने की वजह से इसे पहचानना एक्सपर्ट के लिए मुश्किल है। शरीर में जाने पर यह किडनी, लीवर और तंत्रिका तंत्र पर नुकसान पहुंचाता है। छोटे बच्चों में शुरुआती लक्षण पेट दर्द और कम यूरिन का होना। ज्यादा इस्तेमाल से किडनी फेल कर देता है जो कि मौत का कारण बनता है। एमपी में भी बच्चों की मौत की वजह किडनी का फेल होना बताया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में जो सैंपल जांचे गए थे उनमें कोई भी जहर नहीं मिला, लेकिन एमपी सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु की जांच में सिरप में जहर मिला और उसके बाद उस पर एक्शन हुआ है। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।